नेक्स्ट बच्चों हम लोग डीपीपी नंबर 2 कर रहे हैं और उसमें पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आईयूपीएसी से। करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। ये कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड का पहले बताओ कि क्या फंक्शनल ग्रुप है इसमें। इसका फंक्शनल ग्रुप बच्चों आपको बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? एसिड एनहाइड्राइड। याद आया? जब भी आपको ऐसा सीन दिखेगा तो वो एसिड एनहाइड्राइड होगा। दो CO के बीच में एक सिंगल ओ फंसा है तो क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड है। अब ये कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है? ये कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है? तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप एनहाइड्राइड को ब्रेक कर लिया करें। और एनहाइड्राइड को ब्रेक करके क्या करोगे, क्या करोगे? OH दे दो। ये हमारा एक्चुअल एसिड है, ये एसिड है। ठीक है, और इस एसिड से जब हम वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, जब हम वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तभी तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा हमें जो क्वेश्चन में। है ना? मान लो इसका नाम था ए, अगर इसका नाम ए था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए एनहाइड्राइड। ये लॉजिक होता है। यानी जो एनहाइड्राइड है ना, उसके नाम में उसके एसिड का नाम तो आता ही है, उसके एसिड के नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं? एसिड एनहाइड्राइड और लगा देते हैं। जैसे बच्चों ये है, ये क्या है? ये है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। अब अगर मैं इसके दो मॉलिक्यूल उठा के पानी निकालूं तो ये बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो एसिड का नाम है वो वाला नाम एनहाइड्राइड में तो दिखना ही है, बाद में एनहाइड्राइड एक और लग जाएगा। तो एसिड तो हमारा ये था, ये हमारा एसिड है। क्या इसका नाम बता सकते हो? अब इसमें किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे? तो इसमें नंबरिंग आपको यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। यहाँ से क्यों शुरू करनी पड़ेगी? क्योंकि इधर CH3 को लोअर नंबर मिल जाएगा। बाकी सब कुछ तो सेम है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, लेकिन CH3 को लोअर नंबर इधर से ही मिलेगा, तो हमें इधर से करनी पड़ेगी। तो बच्चों 2 पर कौन है? मिथाइल है, 2 मिथाइल। ठीक है, और फिर आगे बोलो क्या होगा? रूट वर्ड क्या होने वाला है? कितने कार्बन है? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक है, उसके बाद 2 पर क्या है? इन। 2 पर कौन है? इन। और फिर क्या 1 और 4 पर, दोनों पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको क्या लिखना पड़ता? 1,4 डाई ओइक एसिड। ये आपका नाम होता, ये आपका नाम होता। हमें क्या लिखना है? हमें इसका नाम नहीं लिखना है, हमें इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या होगा? बस ये जो एसिड है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? एनहाइड्राइड लिख देंगे, नाम हो जाएगा। देखो ऐसा कोई नाम है क्या? ये ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 मिथाइल ब्यूटीन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो इन्होंने बस जो डाइओइक है ना, 1 और 4 डाइओइक एसिड उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी नाम क्या है देखो, और ब्यूट के आगे 2 इन भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो बात ये है कि क्या ये 1 4 और ये 2 लिखना ज़रूरी है? तो सोचो ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड क्या कहीं और आ सकता है? क्या वो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता था? नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता था। क्या वो यहाँ आ सकता था? नहीं, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो यहाँ भी नहीं आ सकता। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन सिर्फ यही पॉसिबल है। अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन ही पॉसिबल है तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, और देखो क्या ब्यूट अगर आ गया है, इसका मतलब 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है और डाई ओइक एसिड भी लिख दिया है। तो भाई ओइक एसिड कहाँ पर आता है? जो ओइक है यानी कार्बोक्सिलिक है वो कहाँ पर आता है? वो तो कॉर्नर से ही कार्बन पर आता है। तो अगर आपने डाई लिख दिया है, डाई अगर आपने लिख दिया है तो कॉर्नर पर ही आया होगा। एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा। ये थी ना हमारी मेन चेन, दोनों के मेन कॉर्नर पर ही आने वाला है। तो 1 4 लिखो या 1 4 ना लिखो, स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Molecular formula C3H9N represents C3H9N represent, ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? तो हमें ऑप्शन में दिख रहे हैं अमाइंस प्रेजेंट कर सकता है। अब कौन सा अमाइन होगा? प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा, वो हमें देखना है। C3H9N है।
ठीक है। तो इसका डी तो बच्चों 0 आ रहा है, डी का फॉर्मूला आपको याद है, इसका डी 0 आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी अमाइन बन सकता है कि नहीं। तो कितने कार्बन है, देखो 3 कार्बन है, ठीक है। ये 3 कार्बन हो गए, एक लाइन से लगा दिया मैंने, और इधर लगा दिया NH2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा H2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा H3। तो 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो कितने, 3 2 6 2 7 दोनों और एक N, है ना, डी 0 है इसका। प्राइमरी अमाइन बोलो और क्या हो सकता है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। क्या ये NH2 और भी कहीं लगाया जा सकता था, हाँ यहाँ भी लगाया जा सकता है NH2। अभी भी प्राइमरी अमाइन है। नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन एक ही कार्बन जुड़ा है, तो क्या है, प्राइमरी है। क्या और कहीं लगा सकते हो, अगर यहाँ लगाओगे तो क्या कोई बात बनेगी, नहीं, 2 ही प्राइमरी अमाइन हो पाएंगे। सेकेंडरी अमाइन के लिए बोलो क्या करना पड़ता है, सेकेंडरी अमाइन के लिए नाइट्रोजन से 2 कार्बन जोड़ने पड़ते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन से 2 कार्बन जोड़ेंगे तो क्या जोड़ोगे, एक तरफ आप 2 कार्बन रखोगे और एक तरफ 1 कार्बन रखोगे, यही तो पॉसिबिलिटी है। और टर्शरी अमाइन में क्या पॉसिबिलिटी है, नाइट्रोजन से हमें 3 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे और टोटल है भी 3 कार्बन, तो तीनों तरफ एक एक CH3 आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 प्राइमरी अमाइन होंगे, 1 सेकेंडरी अमाइन होगा, 1 टर्शरी अमाइन होगा। क्या ऐसा कोई आंसर है, 2 प्राइमरी अमाइन, 1 सेकेंडरी अमाइन, 1 टर्शरी अमाइन, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ओ, और ए यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें बड़ा ही आसान है, कोई आप ऑप्शन से उठा के चेक करने लगो भाई, ऑप्शन से उठा के चेक करने लगो, बहुत जल्दी हो जाएगा। किसके हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन करा रहा है, किसके हाइड्रोजनेशन से ये मिलेगा, बोलो क्या ए के हाइड्रोजनेशन से ये मिलेगा। तो इसका जब हाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसके हाइड्रोजनेशन से ये मिलेगा, ठीक है। इसके हाइड्रोजनेशन से क्या मिलेगा, बी ऑप्शन में, इसमें भी बच्चों हमें यही मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी हमें सेम चीज़ मिल जाएगी। और इसमें क्या मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, समझ रहे हो, ये तो वेज है ना, ये क्या, ये तो वेज है। तो क्या डी ऑप्शन हो पाएगा, डी ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, डी ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। ये वाली डिज़ाइन चाहिए थी, ये वाली डिज़ाइन चाहिए ना हमें, वो तो इसमें आ ही नहीं रही है, तो डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। बाकी सब में तो सेम चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। फिर बच्चों ये क्या है, ये है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। याद है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में क्या करते थे, डबल बॉन्ड को हटाते थे, है ना, और क्या लगा देते थे, ओ, डबल बॉन्ड जहाँ भी होगा उसको हटाकर हम एक ओ लगा देंगे। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या मिलता है। तो इससे आपका ओजोनलाइसिस रिवाइज हो जाएगा, ये है। अब इसका अगर हम ओजोनलाइसिस कराएंगे रिडक्टिव, क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा, एक ओ हम इस कार्बन को दे देंगे, एक को इस कार्बन को दे देंगे। ऐसा ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा, एक को इसको, एक को इसको, ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा, एक को इसको, एक को इसको, ठीक है। क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। क्या यही हमें चाहिए, बोलो भाई क्या यही है वो। तो एक कोने से पकड़ के शुरू करते हैं, ठीक है। ये मिथाइल है, मिथाइल के बगल में कीटो, फिर कीटो, ऐसा इसमें कोई है क्या, देखो मिथाइल तो ये है और उसमें फिर हमें एक कीटो दिखाई दे रहा है और उसके ठीक बगल में कोई कीटो नहीं है ना। इधर तो कोई देखो मिथाइल वाला सेक्शन है नहीं, इस तरफ कोई मिथाइल वाला सेक्शन है नहीं, इस तरफ कोई मिथाइल वाला सेक्शन है नहीं। इधर ये मिथाइल हमें दिख रहा है, उसके बगल में एक कीटो आया हुआ है, उसके लेकिन बगल में कीटो नहीं है जो यहाँ पर आना चाहिए था हमारे
आंसर के अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा है। बी ऑप्शन उठा के देखते हैं, इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ, यहीं पे बनाता हूँ। बी ऑप्शन में यहीं पे बना देते हैं इसी से। देखो ये वाला बॉन्ड जाएगा, ओ इसको आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा, ओ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा, ओ आ जाएगा, तो ये मिलेगा। तो क्या बी ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखो इसके साथ हमें क्या मिल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसमें तो हमें यहाँ क्या मिलने लगा, एसीटोन मिलने लगा। तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन दे रहा है। सी ऑप्शन हम भी देख लेते हैं करके। देखो ये वाला बॉन्ड जाएगा, है ना, ओ मिलेगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा, ओ मिलेगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा, ओ मिलेगा। तो क्या बनेगा, ये बना, ये मिलेगा, है ना। क्या ये कंपाउंड है? देखो मिथाइल है ना। मिथाइल के बगल में कौन है, कीटो। मिथाइल के बगल में कौन है, कीटो। फिर उसके बगल वाले कार्बन से एक CHO जुड़ा हुआ है, इसमें भी देखो एक CHO जुड़ा हुआ है ना। फिर CH2 CO। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है। फिर बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो क्या आपको याद है आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है? तो आइडोफॉर्म रिएक्शन बच्चों मेनली तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन है, जो कौन देते हैं, जिनके पास CH3CO की सुविधा हो, जिनके पास ये हो। ठीक है। और इस तरफ सिंपल सा कोई कार्बन होना चाहिए, ये नहीं कि इधर की तरफ OH आ जाए, NH2 आ जाए, Cl आ जाए। यानी ये जो CO है वो क्या होना चाहिए, ये जो CO है वो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। एसिड वाला, अमाइड वाला, एसिड हेलाइड वाला नहीं होना चाहिए, एसिड एनहाइड्राइड वाला नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एल्डिहाइड या कीटोन ही होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह से वो अल्कोहल्स भी देते हैं जिनके पास ये वाली सुविधा हो, और इस तरफ हाइड्रोजन भी आ सकता है, कार्बन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन फिर से अल्कोहल ही होना चाहिए, इस कार्बन पर सिंपल OH होना चाहिए, नहीं कि इधर कुछ और आ जाए तो वो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाए। क्या होना चाहिए, अल्कोहल ही होना चाहिए। ठीक है। अगर ये H आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2OH बन जाएगा, जो कि बच्चों प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है। और अगर इधर कार्बन आ गया तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बन का कुछ भी सेक्शन आएगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल भी जा सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ कौन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्या कोई और प्राइमरी अल्कोहल ऐसा हो सकता है जो जाएगा, बोलो? नहीं, और कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये वाली सुविधा, और कोई ऐसा प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। ठीक है। जिस तरह के अल्कोहल जाते हैं उसी तरह के हेलाइड्स भी जाते हैं, जिस तरह के अल्कोहल्स जाते हैं उसी तरह के हेलाइड्स भी जाते हैं। यहाँ पर H भी हो सकता है और यहाँ पर कोई कार्बन भी हो सकता है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो ये वाले जो कंपाउंड है हेलाइड्स वाले, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, NaOH + I2 मिलता है ना। तो जो OH आयन है, ये OH आयन यहाँ पर आएगा, OH आयन यहाँ पर आएगा, और Cl को क्या बना देगा, OH बना देगा, तो ये मिल जाएगा। और फिर जो OH आयन ही है वही इसका क्या कर देता है, सॉरी, जो हेलोजन है वो इसका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड में। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में होता है। तो क्योंकि ये रिएक्शन जाते हैं इसलिए ये और ये भी चले जाते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं पहले और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एक और कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं एसिड एनहाइड्राइड, सॉरी, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड्स, वो भी जाते हैं। ये कंपाउंड भी आइडोफॉर्म रिएक्शन जाता है। ठीक है। और इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन में हमें फाइनली क्या मिलता है, आइडोफॉर्म मिल रहा होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा होता है, CHI3। वो CHI3 कौन सा होता है, ये वाला होता है। वो CHI3 ये वाला कार्बन जा रहा होता है। ठीक है। ये वाला कार्बन जा रहा होता है CHI3 में। और अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये वाला कार्बन जा रहा होता है किसमें, CHI3 में। ठीक है। इतनी बातें आप नोट्स में देखेंगे तो आपको मिलेंगी। तो बोलो क्या ये ए ऑप्शन जा पाएगा आइडोफॉर्म? तो ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है CH3CO तो इसके पास CH3CO की सुविधा है, तो ये तो आइडोफॉर्म चला जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है, नॉट गिव, ये तो जाएगा। क्या ये जाएगा बच्चों, ये क्या है, ये है प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। बोलो क्या इसके पास भी वो वाली बात है ना, ये वाली बात है, अल्कोहल्स भी जा सकते हैं, बगल में CH3 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बच्चों टर्शरी अल्कोहल नहीं जाते हैं।
टर्शियरी अल्कोहल नहीं जाते हैं, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में पॉसिबल नहीं है या एल्डिहाइड में पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ प्राइमरी जाएगा और सेकेंडरी जाएगा। और प्राइमरी या सेकेंडरी कौन से जाएंगे? जिनके पास जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके बगल पर क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी जाएंगे। सेम बात हैलाइड्स के लिए भी, ये नहीं जाता, ये नहीं जाता, ठीक है। ये जाएगा क्या? ये एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है? ये है CH3COH। तो बोलो क्या इसके पास वो वाली बात है? हाँ है। बोलो क्या ये जा पाएगा? ये जा पाएगा क्या? PHCOPH। क्या ये हाइड्रोफॉर्म जा पाएगा? नहीं, ये हाइड्रोफॉर्म नहीं जा पाएगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोफॉर्म आई होप आपको याद आया होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज परसेंटेज एज कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन व्हेन इट एक्सर्ट्स स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट? कार्बन जब स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो हमें पता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? SP। और SP में S% का परसेंटेज कितना आता है? 50% आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट रेजोनेंस? रेजोनेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट कह रहा है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम विल बी चेंज। तो ये कह रहा है कि रेजोनेंस अगर होगा तो हाइब्रिडेशन चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों लोन पेयर रेजोनेंस में चले गए, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चले गए तो क्या लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे? आंसर है नहीं। तो हाइब्रिडेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। ओहो, आंसर बी दिया हुआ है ना। तो देखो इसने क्या लिखा है? विल बी चेंज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन ऑफ एटम विल बी चेंज। तो क्या ज़रूरी चेंज होगा? मतलब समझ पाइए क्या कह रहा है कि चेंज होगा ही होगा। तो आंसर है ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि चेंज होगा ही होगा, लेकिन अगर लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो चेंज हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है, मान लो ये है। अब इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आप क्या बोलेंगे? तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, इधर 1 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर को काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोन पेयर कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है रेजोनेंस में जा रहा है। लोन पेयर कहाँ जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। तो इसका हाइब्रिडेशन हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे sp2, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन तो चेंज हम कहेंगे हो गया है भाई। अगर ये मान लो ऐसे होता है, अगर ऐसा होता तब इसका हाइब्रिडेशन क्या बोलते? तब हम sp3 बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड होते और एक लोन पेयर होता, तो sp3 हो गया। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन रेजोनेंस कहने से क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होने वाला है? आंसर है नहीं। जब लोन पेयर वाली बात आएगी तभी ऐसा होने वाला है, हमेशा नहीं होने वाला है। अब जैसे अगर मैं कहूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? तो हम बोलेंगे sp2 है। और अगर ऐसा हो जाए तो देखो ये यहाँ पर तो रेजोनेंस में नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या हो चुका है? रेजोनेंस में आ चुका है। अब भी इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp2 ही रहेगा। तो sp2 तो चेंज नहीं हुआ। रेजोनेंस पहले नहीं था तब sp2 था, रेजोनेंस आ गया तब भी क्या? sp2 है। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं था तो sp3 था, रेजोनेंस आ गया तो क्या हो गया? sp2 हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि चेंज होगा। यहाँ पे उसने लिख दिया है विल भी, तो विल से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। पहले नज़र में मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ विल पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो वो इमेजिनरी होते हैं, बात हम लोग जानते हैं। रियल स्ट्रक्चर क्या होता था? रियल स्ट्रक्चर होता था रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। और इसी की स्टेबिलिटी क्या होती थी बच्चों? सबसे ज़्यादा होती थी इसी की स्टेबिलिटी, और यही रियल होता था। और ये कैसे बनता था? सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता था, ठीक है। सी ऑप्शन है कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स ऑल फीचर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये बच्चों गलत बात है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर सारे फीचर नहीं बताता है। सारे फीचर कौन बताता है? रेजोनेंस हाइब्रिड बताता है, ठीक है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई चेंज। न्यूक्लियाई मतलब वही एटम का न्यूक्लियस। क्या एटम्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है? तो बस इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स ही तो इधर से उधर जाते हैं, एटम्स तो इधर से उधर नहीं जाते हैं। एटम्स तो अपनी जगह पर लगे रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन। तो हाइपर कंजुगेशन किस में पॉसिबल होता था बच्चों? जिसमें अल्फा एच होता था, ठीक है। बोलो क्या इसके पास अल्फा एच है? ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है,
इसके बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्डेड के बगल वाला कार्बन होता था अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ H क्या होगा, अल्फा H होगा। क्या इसमें अल्फा H है बच्चों? नहीं, इसमें अल्फा H नहीं है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसमें बोलो क्या हाइपर कंजुगेशन होगा? नहीं होगा। इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H भी नहीं है। इसमें होगा क्या? इसमें भी नहीं होगा। देखो ये क्या है, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन ये है, C6H5 मतलब क्या, फिनाइल लगा हुआ है, और ये ऐसा है, ठीक है। ये हुआ अल्फा कार्बन और इसके पास H नहीं है। इसमें देखो क्या ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, इसके बगल वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन, और इसके पास दो H जुड़े हुए हैं, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयंस। ये जो कार्बन आयन हमारे सामने हैं उनका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो भाई स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? क्या फर्स्ट वाला एरोमेटिक बन रहा है? बोलो क्या एरोमेटिक बन रहा है? क्या आपको याद है एरोमेटिक क्या होते थे? एरोमेटिक होते थे साइक्लिक होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना, और कॉन्जुगेशन होना चाहिए पूरी साइकिल में। क्या सारी बातें हैं इसमें? हाँ सारी बातें हैं। 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी और कंजुगेशन भी पूरी साइकिल में। तो वाला कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। और बच्चों एरोमेटिक तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ये जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसमें बोलो इस लोन पेयर को क्या मिल रहा है? तो इस लोन पेयर को हम बोलेंगे रेजोनेंस मिल रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये भी तो एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक तो है, लेकिन ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। क्या ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है? नहीं, ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट था, ठीक है। तो 1 और 2 में हम बोलेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये इसका पार्ट है, ये लोन पेयर ही तो। देखो जो ये आपके सामने स्पीसीज लिखी हुई हैं उनमें अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? ये चार्ज ही तो है अनस्टेबिलिटी का रीज़न, और इसमें ये वाला चार्ज तो एरोमेटिसिटी में जा रहा है, तो ये वाला चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला जो चार्ज था वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा था, तो ये उतना स्टेबल होने वाला नहीं है। ये तो बच्चों रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, ठीक है, और ये भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। लेकिन ये क्या है? ये बच्चों डबल बॉन्डेड कार्बन पर है माइनस चार्ज। डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये क्या है? सिंगल बॉन्डेड पर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा स्टेबल किसको बोलोगे? थर्ड को हम ज़्यादा स्टेबल बोलेंगे, है ना, फोर्थ से, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर हो जाएगा? मुझे लगता है ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4। 1 सबसे आगे क्यों? एरोमेटिक। फिर 2 में क्या है? रेजोनेंस। फिर 3 में क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, और इसमें क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो इसमें देखें ये कार्बोकैटायन लोन पेयर के बगल में, ये कार्बोकैटायन भी लोन पेयर के बगल में, ये कार्बोकैटायन भी लोन पेयर के बगल में, और इस कार्बोकैटायन को लोन पेयर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इस कार्बोकैटायन को क्या मिल रहा है? इस कार्बोकैटायन को मिल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और क्या इसे यहाँ से क्या मिल रहा है बोलो? तो हम बोलेंगे प्लस एम मिल रहा है। इसे क्या मिल रहा है? प्लस एम मिल रहा है, और इसे भी क्या मिल रहा है? प्लस एम मिल रहा है। तो ए बी सी में, ए बी और सी में क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? ए बी सी में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और डी में ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब हाइपर कंजुगेशन से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इधर से लोन पेयर से क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ए बी सी की स्टेबिलिटी बच्चों डी से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में? सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन बच्चों नाइट्रोजन देगा। क्यों देगा नाइट्रोजन बोलो? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इन दोनों में देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और अगर ए और सी में कंपेयर करना चाहो तो आपको लगता होगा कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, 3 के आसपास है। तो नाइट्रोजन का साइज़ बच्चों क्या है? नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है। नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, कार्बन के बगल में ही आता है, साइज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगा। तो ये जब इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो छोटा सा बनेगा, स्टेबल बनेगा। क्लोरीन का साइज़ तो बड़ा है, तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी ओवरलैपिंग कौन करेगा? नाइट्रोजन। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। PHCH2Br और Na ईथर लिखा हुआ है प्रोडक्ट। तो क्या किसी बच्चे को याद है कौन सी रिएक्शन है? जब हमें सोडियम ईथर लिखा हुआ मिलता है और इधर कोई एल्काइल हैलाइड होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों?
वो रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, हम ये एक्स हटा देते थे और पीछे क्या बना लेते थे, फ्री रेडिकल बना लेते थे। और वो फ्री रेडिकल अगर प्राइमरी या सेकेंडरी होता है तो हम क्या कराते हैं, डाइमराइजेशन कराते हैं, है ना। डाइमराइजेशन कराने का मतलब क्या होगा, 2 आर फ्री रेडिकल उठाओगे और उन्हें आपस में जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। और अगर हमारा फ्री रेडिकल बच्चों टर्शियरी होता था तो हम क्या कराते थे, डिसप्रपोर्शनेशन कराते थे। क्या करते थे, एक का एच दूसरे को दे देते थे, एक एल्किन मिलता था और एक क्या, इसमें 2 प्रोटॉन मिलते थे, एक मिलता था एल्केन जिसको एच मिल गया है और जिससे एच लेते थे वो क्या बन जाता था, एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल ये बनेगा, ये तो प्राइमरी है तो हम क्या करा देंगे, डाइमरेशन करा देंगे। और इसका डाइमरेशन कराओगे तो क्या मिलेगा, तो हमें सी ऑप्शन मिल जाएगा, है कि नहीं। इसका डाइमरेशन कराओगे तो PH CH2 फिर से CH2 PH दोनों आपस में मिल जाएंगे तो सी ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन है। जब भी आप बच्चों रिएजेंट देखें तो आपके दिमाग में रिएक्शन का नाम अगर है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। 11th क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। कौन है इलेक्ट्रोफाइल, बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन है। क्या किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि प्लस चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन पसंद आएंगे भाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन पसंद होने वाली बात नहीं है। बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए खाली जगह है क्या, खाली जगह नहीं है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, तो किसी के पास इन तीनों में खाली जगह इलेक्ट्रॉन को लेने की नहीं है। लेकिन एल्युमिनियम बच्चों 3rd पीरियड का है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो बोरॉन के पास तो भाई वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। NO2 प्लस में भी नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। H3O प्लस में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। Cl प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये क्या है, इसमें देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसमें किसी का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। और इसमें Cl प्लस में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन NO2 प्लस में अगर आप देखोगे तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें आपको देखने पे लगेगा कि इसमें भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब भी ये पाई बॉन्ड आते हैं ना तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, ये इस पर आएगा और ये इस पर चला जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास अभी आपको देख के लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेने की जगह नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने की जगह है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड आगे मूव कर जाता है। समझ पा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। कौन है न्यूक्लियोफाइल, तो भाई न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके पास भी लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल बन ही सकता है। जिसके पास भी लोन पेयर है बच्चों वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ तो ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। ये तो बच्चों देखो कार्बीन है, ये क्या है, कार्बीन। और कार्बीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसका ऑक्टेट खुद ही इनकम्प्लीट है, वो दूसरे को क्या इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें आपको लोन पेयर दिख रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता है। इसमें कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है, अपने बच्चे हुए तो देना नहीं चाहेगा, यानी देने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। कार्बन आपको याद है इंटरमीडिएट आता था, इलेक्ट्रोफाइल आता था, किसमें, रीमल्टीमर रिएक्शन में आता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता। क्या ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या होता है, जो एक से ज़्यादा तरफ से अटैक कर सके। तो वो कौन हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा। इसमें कार्बन भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। कार्बन की तरफ से अटैक होगा तो साइनाइड मिलेगा, नाइट्रोजन की तरफ से हो जाएगा तो आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। इसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन अटैक करेगा, इसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन अटैक करेगा। और बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट लिविंग ग्रुप।
तो बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या होता है? विच इज़ मोस्ट स्टेबल, विच इज़ मोस्ट स्टेबल, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वही बेस्ट लिविंग ग्रुप है। और अगर आपको स्टेबिलिटी से पता नहीं चल रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं वीकेस्ट बेस, जो वीकेस्ट बेस होगा वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए ये वाला -4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, या ये वाला, या ये वाला, या फिर ये वाला? तो मैं कहूँगा ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है भाई। क्यों? इस ओ को क्या क्या मिल रहा है? देखो, इस ओ को इधर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग -i मिल रहा है, और इधर से भी -m मिल रहा है, इधर से भी क्या मिल रहा है? -m मिल रहा है। ये माइनस चार्ज तीन ऑक्सीजन पर बच्चों डिलोकलाइज हो रहा है। ये वाला तो एक ही ऑक्सीजन पर रहेगा, ये वाला एक ही ऑक्सीजन पर रहेगा, ये वाला एक ही ऑक्सीजन पर रहेगा। ये वाला डिलोकलाइज होकर कहाँ जाएगा? डिलोकलाइज होकर कार्बन के ही पास जाएगा, और यह ऑक्सीजन के पास जाएगा। लेकिन ये यहीं पर तीन के पास डिलोकलाइज हो रहा है, कार्बन पर तो जा ही नहीं रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। इसका नाम भी बच्चों आपको याद रखना है, इसको हम बुलाते हैं सुपर लिविंग ग्रुप। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रिफ्लेट आयन। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है लिविंग एबिलिटी का। ठीक है, तो वही फिर से क्या करना होगा? मैं या तो बेसिक स्ट्रेंथ देख लो, और या फिर क्या कर लो? स्टेबिलिटी देख लो। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल है माइनस चार्ज? ये वाला। तो सबसे आगे कौन आने वाला है? 4 आने वाला है, ये नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा माइनस चार्ज स्टेबल है? मैं बोलूँगा 3, ये नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इसके इक्विवेलेंट RS बनते हैं ना, एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पर जाने वाला है, दोनों सिमिलर ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तब उस केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर, रेजोनेंस तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस जो लोन पेयर हो जाएगा किस पर? वो तो जाएगा कार्बन पर। और यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीजन से चल के कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन पर ही। यहाँ पर ऑक्सीजन चल के कहाँ जा रहा है? कार्बन पर जा रहा है। कार्बन पर ज़्यादा स्टेबल होता है माइनस चार्ज या ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो ये होगा नंबर 4, और ये होगा ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। मैंने गलती से यहाँ नंबर 3 लिख दिया था। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ठीक है, एक और तरीका होता है ना, बेसिक लिविंग वीकेस्ट बेस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पहले निकाल लेते हैं। क्या आपको याद है हमने एसिड बेस में सीखा था कि सल्फोनिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं? याद है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से होते हैं? सल्फोनिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे आगे कौन आएगा? सबसे आगे आएगा 4। उसके बाद बोलो ये क्या बन रहा है? इसका एसिड क्या होगा? इसका एसिड होगा बच्चों एसिटिक एसिड। और इसका एसिड क्या है? ये तो फिनोल है ना। तो एसिटिक एसिड और फिनोल में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर है, और जो फिनोल है वो वीकर है। फिनोल का पीके 10 के आसपास होता है, और एसिटिक एसिड का पीके 4.7 के आसपास होता है। और वाटर का पीके कितना होता है? वो तो 15 की रेंज में चला जाता है। तो क्या ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया? तो बोलो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या उल्टा हो जाएगा भाई? एसिड और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा, है ना। और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये आया तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? वीकेस्ट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो क्या यही ऑर्डर आ जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करनी आ रही है तो वैसे भी कर सकते हो। दोनों ही वैसे आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर अमंग्स द फॉलोइंग। ये क्या है बोलो? ये क्या है? ये फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या है? ये फिनॉक्साइड आयन है, लेकिन पैरा पर क्या लगा हुआ है? CH3। ये भी फिनॉक्साइड आयन है, लेकिन पैरा पर क्या लगा हुआ है? OCH3। ये भी फिनॉक्साइड आयन है, लेकिन पैरा पर क्या लगा हुआ है? NO2। तो मुझे लग रहा है सारे बना लेते हैं। जो फर्स्ट है वो फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। जो सेकंड है उसमें पैरा पर क्या लगा हुआ था बोलो? CH3 लगा हुआ था। जो थर्ड है उसमें क्या लगा हुआ था पैरा पर? उसमें पैरा पर OCH3 लगा हुआ है। और जो फोर्थ है उसमें पैरा पर कौन लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। अब आप खुद ही बताओ कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्या याद है कि भाई माइनस चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये माइनस चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या NO2 प्रेजेंट है, वो क्या लगा रहा होगा? -m, इलेक्ट्रॉन को खूब खींच रहा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये तो +m ग्रुप है, और +m ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजेगा तो इस पर डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये क्या करेगा? ये +h से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भेज रहा होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, ऊपर स्टेबिलिटी घटा रहा होगा, और इसके पास कोई एक्स्ट्रा वैसा फोर्स नहीं है। तो बोलो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है?
सबसे ज़्यादा स्टेबल हम बोलेंगे बच्चों फोर्थ है, क्योंकि फोर्थ में माइनस एम है, वो इलेक्ट्रॉन खींच के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। ठीक है, और 4 के बाद बोलो कौन आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और ऊपर, सेकंड वाला तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, अनस्टेबल बना रहा है, थर्ड वाला भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, अनस्टेबल बना रहा है, तो फोर्थ के बाद कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कौन ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड या 3, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज रहा है प्लस एच से, और थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ऊपर प्लस एम से, प्लस एम वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहा होगा, ज़्यादा अनस्टेबल बना रहा होगा। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 4 1 2 3, 4 1 2 3 सी ऑप्शन है बच्चों। समझ पाए, अब जब भी ऐसा कुछ लिखा मिले तो डिज़ाइन बना लेना, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता था, जिसके पास हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज ना हो, वो होता था एप्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर पे तो बच्चों H पर प्लस चार्ज होता है, तो ये नहीं हो पाएगा। DMSO ठीक है, DMSO 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। इथेनॉल में भी H पर प्लस चार्ज होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। DMSO, एसीटोन, DMSO 2 बार क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन एसीटोन पर H प्लस नहीं होता है, DMSO पर भी H प्लस नहीं होता है, तो ये ठीक है। DMSO याद है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये इसमें हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज नहीं है। ठीक है, मिथाइल अमाइन में तो देखो, मिथाइल अमाइन में तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, उस पर प्लस चार्ज होगा, तो डी ऑप्शन आंसर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है भाई, जो पोलर ना हो। क्या ये पोलर है, नहीं, तो ये होगा। क्या ये पोलर है, नहीं, तो ये होगा। क्या ये पोलर है, नहीं, तो ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बहुत ही बेकार सा